नमस्कार दोस्तों, ये आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज डेट है 26 जुलाई और इसका सोर्स है द हिंदू। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है जिसका हाईली प्रोबेबिलिटी होता है एग्जाम में आने का। तो पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द स्वामित्व स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब स्वामित्व स्कीम क्या है? इन जनरल आप ये समझ लीजिए, स्वामित्व स्कीम का मतलब है प्रॉपर्टी कार्ड दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू, जिसका एक कार्ड दिया जाएगा। इसमें क्या है? इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ऑप्शन में देखिए, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम implemented by Ministry of पंचायती राज provide clear property rights to rural household। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेंट्रल स्कीम है जिसमें प्रॉपर्टी कार्ड देना है। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर्स कौन है? अभी मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह। मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह, जिनको ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। द स्कीम यूजेज ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर स्पेटियल मैपिंग। जो जगह है जहाँ लोग रहते हैं उसको मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, ये भी सही है। और प्रॉपर्टी कार्ड अधिकार पत्र इशू किया जाएगा इस स्कीम के तहत, ये भी सही है। तो हमारा आंसर 1, 2, 3 डी हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ देखिए, स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद improvised technology in village areas central sector scheme है launched by the Ministry of पंचायती राज to provide legal ownership of the property to the rural household। और मिनिस्टर कौन है? अभी हम बात किए राजीव रंजन सिंह। सेकेंड स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देखिए, स्कीम एम्प्लॉयज हाई प्रिसीजन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी coupled with geographic information system GIS, जिससे लोकेशन टैग किया जाएगा to the rural inhabited। प्रॉपर्टी कार्ड देना है जनरेट, जिससे क्या हो सके कि आप एक डॉक्यूमेंट सर्व करें जिससे आप इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जैसे आप देखिए, जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपके सामने दो चीज होता है। एक होता है फॉर्मल सेक्टर और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ से आप लोन लेते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में ये अनरेगुलेटेड होता है, अनरेगुलेटेड सेक्टर है, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गया। अब फॉर्मल सेक्टर में ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और रेगुलेटेड बाय द लॉ। तो इसमें जैसे बैंक आ गया, NBFC आ गया, ये सब है। तो इन सब से आपको लोन लेने के लिए कुछ कोलेटरल देना होता है, यानी कि उस लोन के सेम वैल्यू या उससे ज्यादा वैल्यू का कुछ भी गिरवी रखना होता है, जिससे बैंक एक सिक्योर लोन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ये इससे जब ये प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा तो इससे किसानों को इस चीज का फायदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी कौन है? अभी हमारे हैं 15 CAG है राजीव, 15 CAG है संजय मूर्ति है
स्कीम CAG, ये ऑडिट अकाउंट देता है, देश का ऑडिट करना, देश के पैसे का ऑडिट करता है। आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट CAG रिगार्डिंग द अकाउंट ऑफ related to the account shall be submitted to governor before led before the state legislature। स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा में इसका रिपोर्ट जाने से पहले गवर्नर को सबमिट करना होता है। ये सही है, अंडर आर्टिकल 151 सही है। CAG कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन सेम मैनर ऑन द लाइक ग्राउंड एट जज। तो जज किस ग्राउंड पे रिमूव किए जा सकते हैं, यहाँ देखिए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड और इनकैपेसिटी, ये दूसरा भी सही है। द पब्लिक अकाउंट कमिटी PAC जो होता है, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट को वेरीफाई करता है, रिव्यू करता है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में जाने से पहले। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 2 3 D सही हो गया। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, मैंडेट करता है आर्टिकल 151(2) कि CAG अपने रिपोर्ट को गवर्नर को सौंपेगा स्टेट लेजिस्लेटिव विधानसभा में जाने से पहले। आर्टिकल 141 क्या बोलता है कि CAG एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता को एंजॉय करता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट राज में होता है। कैन बी रिमूव, जो जज के लिए रिमूवल का प्रोसेस होता है, उसी से रिमूव हो सकता है। CAG एक्ट एज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू द पब्लिक अकाउंट कमिटी विच स्क्रूटिनाइजेस CAG ऑडिट रिपोर्ट्स। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन पे आइए। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस एंड टैरिफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले इसको समझिए कि इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस एंड टैरिफ मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये कुछ ये कंट्रीज खुद भी बनाते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसके लिए रूल्स बनाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। सेक्शन 232 of the United States Expansion Act 1962 empower the US executive branch to conduct investigation to determine the effect of the import on the national security। जैसा ही है, the most favored nations principle under the WTO principle prohibits granting a special trade privileges to one member nation without extending them to ऑल WTO मेंबर्स। ये सही है। मोस्ट फेवर्ड नेशंस के केस में ऐसा होता है। तो हमारा आंसर सी हो गया, बोथ 1 and 2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, रिगार्डिंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एंड द मेकेदातु प्रोजेक्ट। मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में समझिए, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मतलब इसका पानी रिजर्वायर, ये एज अ रिजर्वायर भी यूज होगा, एज अ रिजर्वायर भी यूज होगा और ड्रिंकिंग के लिए भी काम आएगा और इरिगेशन ये सब के लिए भी काम आएगा। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट बनना कहाँ है, तो ये प्रोजेक्ट बनना है कर्नाटक में। ये प्रोजेक्ट बनना है कर्नाटक। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers parliament to provide the adjudication of any dispute complaint with respect to the use, distribution and control of interstate रिवर वाटर। ये सही है। गवर्नमेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास, कि अगर 2 स्टेट्स में, जैसे इसी केस में लेके देखिए, इसी केस में तो इसमें कर्नाटक
कर्नाटक और तमिलनाडु, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है। तमिलनाडु का कहना है कि जो ये पानी को रोक देगा, हमारे यहाँ पानी का फ्लो कम हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ये जब दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में वाटर का डिस्प्यूट हो तो इसको क्या कहते हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, या किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है। अंडर द इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 पार्लियामेंट में exclude jurisdiction of the Supreme Court and all courts regarding water disputes refer to the tribunal। ये भी सही है। थर्ड में IMA का Mekedatu Balancing Reservoir project is proposed to constructed across river Kaveri, ये सही है, रिवर कावेरी के अप्रोच में बनाया जाएगा इसको, नियर इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द अरकावती रिवर। तो इसमें तीसरा भी सही है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब हुआ जहाँ पर तो या तो रिवर ज्यादा मिलते हैं आगे। तो हमारा 1 2 3 तीनों सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग। पहले आप ये समझिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है क्या। ठीक है, आर्टिकल 368 गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, तो अब एक केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया कि कुछ चीजें बेसिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अल्टर और डिस्ट्रॉय इट्स 4 फंडामेंटल फीचर्स। 4 फंडामेंटल फीचर्स जैसे क्या हुआ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट करती है, अगर कोई भी कानून लगे कि गलत पास हुआ है पार्लियामेंट से तो इस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसके बाद सेक्युलरिज्म को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। और डेमोक्रेसी और ऐसे ही कई और भी समय के अनुसार से इसमें बेसिक डॉक्ट्राइन में बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है उसमें ऐड ऑन होता जाता है, ठीक। तो इसके बारे में यही है। तो पहला ऑप्शन है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस में। हाँ सही है ये। द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर इज explicitly defined under the article 368। तो ये सही नहीं है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है। ये केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड किया था और इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जन लिया। थर्ड में जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम आर रिकॉग्नाइज्ड एज द की कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
ये सही है, तो हमारा आंसर हो गया 1 and 3, बी हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, ऐसे ही अब हम लोग दूसरे दिन आएंगे दूसरे सब्जेक्ट के लिए। ऐसे ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी पर डिस्कस करेंगे, कल फिर मिलते हैं। और एक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अगर ये सब आपको ना कर पाए तो जरूर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।